Hello students, welcome to the another class. In the last video lecture of this chapter, we have started mitosis. और माइटोसिस में हमने डिस्कस कर लिया था कि माइटोसिस में इंटरफेज में क्या होगा, देन कैरियोकाइनेसिस और देन साइटोकाइनेसिस. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियस. कैरियो वर्ड स्टूडेंट्स किसके लिए यूज किया जाता है? न्यूक्लियस. काइनेसिस डिवीजन, तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. तो माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, कैरियोकाइनेसिस के स्टूडेंट्स हम 4 स्टेजेस डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो आज हम माइटोसिस की जो कैरियोकाइनेसिस है उनकी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज स्टूडेंट्स प्रोफेज. फर्स्ट वन इज प्रोफेज. क्या होगा देखिए प्रोफेज के अंदर, समझने की कोशिश कीजिए. देखिए हमें पता है सेल में ये सेल मेम्ब्रेन, ये उसके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर. अंदर इसमें डीएनए फाइबर हिस्टोन के साथ मिला हुआ है, जिसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन फाइबर. किस फॉर्म में है अभी? वो क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में. अब क्या होगा? सेल को डिवाइड करना है, कैरियोकाइनेसिस होना है. तो सबसे पहले क्या होगा? इसका जो क्रोमेटिन फाइबर है दैट विल कंडेंस. उसकी क्या होगी? कंडेंसेशन होगी. और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कंडेंसेशन या स्पाइरलाइजेशन. तो फर्स्ट वन इज कंडेंसेशन और यू कैन से स्पाइरलाइजेशन ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल, जिसमें क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो रहा है. कंडेंस होके ये कैसा अपीयर होगा? इट विल अपीयर एज अ बॉल ऑफ वूल. जैसे कोई ऊन का कोई बॉल है वैसा अपीयर होगा. इसीलिए इस स्टेज को एक और नाम दे देते हैं, दैट इज स्प्रिंग स्टेज. दिस प्रोफेज इज आल्सो कॉल्ड स्प्रिंग स्टेज. तो ऊन के बॉल के जैसा अपीयर होगा. फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? न्यूक्लियर जो क्रोमेटिन फाइबर है और यू कैन से न्यूक्लियर मटेरियल वो कंडेंस हो गया. कंडेंस होके वो क्या बना देगा? हमने जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब भी किया था हमने कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस हो गए, और कंडेंस होके वो क्या बनाते हैं? फाइनली क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम्स बनाते हैं विद अ डायमीटर ऑफ 700 to 1400 नैनोमीटर. तो दे विल कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. स्टूडेंट्स, जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस होकर क्या बना देगा? क्रोमोसोम्स. और क्या होगा स्टूडेंट्स समझिए, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपीयर हो जाएगी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर. जस्ट अ मिनट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी और साथ में न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस है दैट आल्सो डिसअपीयर. दोनों ही क्या हो जाएंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे. इससे पहले समझने की कोशिश कीजिए, कैरियोकाइनेसिस से पहले यही जो सेल है ये किससे गुजरी होगी? गुजरी होगी इंटरफेज से. और स्टूडेंट्स इंटरफेज में कौन कौन सी फेजेस आई होंगी? G1, S और G2 फेज आई होगी. तो दिस सेल हैज गॉन थ्रू इंटरफेज जिसमें G1, S और G2 फेजेस आई होंगी. हमें जो समझना है यहाँ पे वो है S फेज. सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये जो सेल है इसके अंदर डीएनए कंटेंट है 2C. अज्यूम किया हमने इसमें डीएनए कंटेंट कितना है? 2C. क्रोमोसोम्स कितने हैं स्टूडेंट्स? हमने अज्यूम कर लिए 4. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 4. इनिशियली इसमें डीएनए कंटेंट 2C था, क्रोमोसोम्स 4 थे. एस फेज में हमें पता है डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. अब इसमें डीएनए कितना हो गया? 4C. क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? वही 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो डीएनए हो गया 4C और क्रोमोसोम्स हो गए 4. क्रोमोसोम्स उतने ही रहेंगे, वही डीएनए कंडेंस होकर क्या बना देगा? 4 क्रोमोसोम. तो डीएनए अमाउंट एस फेज में डीएनए की डबलिंग हो गई, कितना हो गया? 4C.
अब G1S G2 से पास होकर ये सेल किसमें आया है, कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज प्रोफेज। और एस फेज में ही हमने किया था कि यहाँ पे जो सेंट्रियोल है वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर हो गई है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया है, जो क्रोमेटिन था उसने कंडेंस होके क्या बना दिया है, क्रोमोसोम्स बना दिए हैं, और जो स्पिंडल्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट, सॉरी स्पिंडल्स नहीं, जो सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल, वो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे। इनके बीच बीच में जो ट्यूबुलर प्रोटीन थे, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, वो अरेंज होके इनके बीच में क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, दे विल फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर। तो दोनों जो सेंट्रियोल हैं वो अपोजिट पोल पे पहुंच गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलर प्रोटीन्स ने उनके बीच में क्या बना दिए, स्पिंडल फाइबर्स। अब जो क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से जो क्रोमोसोम्स बने थे, अब वो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ इनके ऊपर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स किसके अंदर हो रहे हैं, प्रोफेज के अंदर। आपको ये भी ध्यान रखना है प्रोफेज में जो सेल एंटर किया है उसमें डीएनए कितना है स्टूडेंट्स, ओरिजिनल सेल का याद रखना, पेरेंट सेल में कितना था, पेरेंट सेल में डीएनए था 2C, क्रोमोसोम्स थे 4। अभी जो प्रोफेज में एंटर किया है उसमें डीएनए है 4C और क्रोमोसोम्स है 4। अब ऑल दीज स्टेप्स हैपेंस इन द प्रोफेज। क्या क्या हुआ, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे चले गए, उनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे, और जो क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमेटिड्स हैं उन्होंने अपने आप को स्पिंडल फाइबर से अटैच कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, दैट नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड वन इज मेटाफेज। इसमें क्या होगा, सेकंड स्टेज इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, जैसे ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस पहले ही डिसअपीयर हो चुका है, दोनों जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, इनके बीच में स्पिंडल फाइबर्स बन गए हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमने किया था जब हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किया था, तो क्रोमोसोम में हमने क्या किया था, एक बीच में हमने स्टडी की थी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में हमने किया था उसके अंदर दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको डिस्क शेप बॉडीज होती है, जिनको हमने काइनेटोकोर नाम दिया था। अब मेटाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर, बुक्स में ऐसा ही लिखा मिलता है कि सेंट्रोमियर इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्चुअली सेंट्रोमियर या फिर सेंट्रोमियर की भी बात करें उसमें कौन अटैच हो रहा है इसके साथ, काइनेटोकोर बॉडीज। तो ये जो काइनेटोकोर बॉडीज है वो इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाएंगी, एंड ऑल द क्रोमोसोम्स विल गेट अरेंज्ड इन अ लाइन। सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस में अरेंज हो जाएंगे, एक लाइन के अंदर अरेंज हो जाएंगे। इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर प्रॉपर्ली सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाना चाहिए। तो हमने किया था प्रोफेज की जो सेल थी, ये यहाँ पे मैंने प्रोफेज के सेल, प्रोफेज की सेल में डीएनए कंटेंट 4 था, क्रोमोसोम्स 4 थे। यहाँ पे डीएनए और क्रोमोसोम्स के साथ कोई चेंजेस नहीं हुए, तो यहाँ पे भी जो डीएनए है वो कितना है 4C, क्रोमोसोम्स कितने हैं 4। सिर्फ हुआ क्या है, सारे जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल गेट अटैच विद स्पिंडल फाइबर्स, वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाएंगे और सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, और इस लाइन को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। सारे एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से इक्वेटर पे, इसको बोला जाता है स्टूडेंट मेटाफेज प्लेट, और यू कैन से एम प्लेट। ऑल द क्रोमोसोम्स विल गेट अरेंज्ड एट इक्वेटर एंड दे विल फॉर्म अ मेटाफेजिक प्लेट और एम प्लेट। तो मेटाफेज में भी क्रोमोसोम डीएनए अमाउंट कितना रहा स्टूडेंट्स, डीएनए सेम दैट इज 4C,
and the chromosomes are 4. चलिए अब मेटाफेज के बाद the cell enters in the third phase, that is एनाफेज. अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस, एपीसी. क्या है ये? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस. समझिए क्या होगा. ये जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये क्या करेंगे, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये शॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे, श्रिंक होने शुरू हो जाएंगे. अब जैसे ही स्पिंडल फाइबर श्रिंक होंगे, शॉर्ट होंगे, तो इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेंगे. तो ये क्रोमोसोम्स दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने शुरू हो जाते हैं. हमें एनाफेज में नजर क्या आता है कि जो क्रोमोसोम जो मेटाफेज में इक्वेटर पे अरेंज थे, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल. वो हाफ इधर चले जाएंगे, हाफ इधर, वो दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ मूव होना शुरू होंगे. तो देखिए समझिए इधर क्या होगा. जैसे ये दोनों सेंट्रियोल्स, इनके बीच में ये स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्टन. तो सबसे पहले एनाफेज में क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर्स क्या हो गए स्टूडेंट, शॉर्ट हो गए. और जब स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे या श्रिंक करेंगे तो क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर है ये बीच से स्प्लिट हो जाएगा. जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इसको दोनों तरफ से खींचा तो इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा और ये डिवाइड कर जाएगा स्टूडेंट दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में. किसमें डिवाइड कर जाएगा, जो एक क्रोमोसोम था वो किसमें डिवाइड कर जाएगा, 2 के अंदर डिवाइड कर जाएगा. तो यहाँ शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर्स और क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाएगी. अब देखो यहाँ हमने 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स ड्रॉ किए थे, ये सारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, स्प्लिट हो जाएंगे. इस तरीके से सारे क्या हो गए, स्प्लिट हो गए. एग्जाम्पल के तौर पे हमने 4 लिए, सारे स्प्लिट हो जाएंगे. अब इस सेल में अगर हमें क्रोमोसोम नंबर स्टडी करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर. इस सेल में जितने सेंट्रोमियर होंगे स्टूडेंट्स, उतने ही इस सेल में क्या है, क्रोमोसोम्स है. तो बताइए इसमें कितने सेंट्रोमियर हैं, सेंट्रोमियर 4 थे पहले, अब स्प्लिट हो गए, 8 बन गए, तो क्रोमोसोम भी कितने हो जाएंगे, 8. तो अगर अब हमें यहाँ डीएनए कंटेंट लिखना हो, डीएनए क्या रहेगा, डीएनए पे कोई फर्क नहीं आएगा, डीएनए वही होगा जो मेटाफेज में था, दैट इज डीएनए इज 4C. और क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, नाउ 8. क्रोमोसोम्स क्या हो गए इसके अंदर, 8 हो गए. तो क्या हुआ, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस ने क्या किया, शॉर्टिंग ऑफ द स्पिंडल्स फाइबर और श्रिंकेज ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया एंड द क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल. अब ये कहां की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे. अब ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स कि सारे ही जो स्पिंडल फाइबर्स थे बीच में वो एकदम से सारे टूट गए या श्रिंक कर गए या छोटे हो गए. क्या होता है, कुछ श्रिंक कर गए हैं, कुछ अभी भी इसके अंदर पूरे हैं. इस तरीके से देखिए, कुछ ऐसे भी हैं जो इन दोनों के बीच में है, स्पिंडल फाइबर जो दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में है. तो यहाँ पे हमें, अगर हम एनाफेज को स्टडी करते हैं तो हमें एनाफेज में 3 तरह के स्पिंडल फाइबर्स नजर आते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन जो एक पोल से दूसरे पोल के बीच में है, जो पूरा दोनों पोल्स के बीच में है, दोनों सेंट्रियोल्स को ज्वाइन कर रहे हैं. इन स्पिंडल फाइबर्स को स्टूडेंट हम कहेंगे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और यू कैन से दो नोड्स के बीच में है तो इनको बोलेंगे इंटरनोडल स्पिंडल फाइबर. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इंटरनोडल स्पिंडल फाइबर. तो फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर और इंटरनोडल स्टूडेंट्स इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर, क्योंकि दो पोल्स के बीच में है तो इनको हम क्या कह देंगे, इंटरपोलर स्पिंडल फाइबर्स. दूसरे देखिए, कुछ स्पिंडल फाइबर्स ऐसे भी हैं जो दोनों इन क्रोमेटिड्स के बीच में हैं, इनको स्टूडेंट्स हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस. ये कैसे हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स. तो these are discontinuous spindle fibers which are present between two
क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम्स के बीच में है। थर्ड वन जो एक पोल को और क्रोमोसोम को ज्वाइन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रैक्टाइल। थर्ड वन इज ट्रैक्टाइल और यू कैन से क्रोमोसोमल फाइबर। इनको स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे? ट्रैक्टाइल और क्रोमोसोमल फाइबर। तो इस तरह से जो एनाफेज जो स्टेज फेज है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमें तीन तरह के स्पिंडल फाइबर्स नजर आ रहे हैं। एक जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं कंटिन्यूअस इंटरपोलर, कुछ जो बीच में इन दोनों के बीच में है डिसकंटिन्यूअस। थर्ड वन जो पोल को क्रोमेटिड को ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज ट्रैक्टाइल और क्रोमोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, प्रोफेज में डीएनए कंटेंट कितना था? 4C, क्रोमोसोम्स 4। मेटाफेज में सिर्फ इक्वेटर पे अरेंज हो गई एम प्लेट। क्वेश्चन पूछा जाता है एम प्लेट क्या है? सारे जब क्रोमोसोम्स एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे तो मेटाफेज प्लेट। एनाफेज में अब ये क्या हुए? ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। और यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अब एक और चीज याद कीजिए, जब हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किया था लास्ट चैप्टर में, तो वहां मैंने आपको बताया था, एक लास्ट में हमने पॉइंट किया था द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, यहाँ जो क्रोमोसोम्स है पूरी लाइन में अरेंज है, यहाँ हम उनका स्ट्रक्चर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। टू स्टडी द शेप ऑफ द क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम की शेप अगर हमें स्टडी करनी है तो कौन सी बेस्ट स्टेज है? एनाफेज। अगर आपको याद हो, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर हमने कौन कौन से टाइप के क्रोमोसोम्स किए थे स्टूडेंट्स? एक जिसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, उसको हमने नाम दिया था मेटासेंट्रिक। क्या कहा था? मेटासेंट्रिक। एक जिसमें क्रोमोसोम थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, जो ऊपर वाली आर्म है वो थोड़ी छोटी, नीचे वाली बड़ी, इसको हमने कहा था सब मेटासेंट्रिक। अगर ये थोड़ा और ऊपर चला जाता है, ऊपर वाली आर्म और छोटी छोटी, नीचे वाली बड़ी, दैट इज एक्रोसेंट्रिक। और बिल्कुल अगर टिप पे पहुंच जाता है तो उसको हमने क्या नाम दिया था? टीलोसेंट्रिक। अगर अब यहाँ पे हम शेप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अगर जैसे ये क्रोमोसोम जैसे मूव कर रहे हैं, तो ये मेटासेंट्रिक वाला क्रोमोसोम हमें किस शेप का दिखाई देगा? इस तरह से, इट विल अपीयर वी शेप। सब मेटासेंट्रिक कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से, इसको आप कह सकते हैं जे शेप। एक्रोसेंट्रिक, ये एक आर्म और थोड़ी छोटी, एक थोड़ी और लंबी, इसको आप कहेंगे एल शेप। और टेलोसेंट्रिक कैसा नजर आएगा? आई शेप। तो ये शेप हमने वहां भी की थी, यहाँ आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट फेज इज टीलोफेज। एनाफेज के बाद अब सेल किसमें एंटर करेगी स्टूडेंट्स? द सेल विल एंटर इनटू टीलोफेज। तो एनाफेज के और मैं इधर लिख देती हूँ, डीएनए कितना हो गया स्टूडेंट सेल के अंदर? अब 4C। और क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 8। ये हो गया एनाफेज में। नाउ द लास्ट फोर्थ वन इज टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? क्या होगा स्टूडेंट्स? टीलोफेज के अंदर जो सारे जो क्रोमेटिड्स थे, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे। सारे जो क्रोमोसोम्स हैं, दे विल मूव, दे विल रीचेस टू द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। स्पिंडल फाइबर्स कंटिन्यूअसली क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे और क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आनी शुरू हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज में डिसअपियर हुई थी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आनी शुरू हो जाएगी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनके बाहर से क्या आनी शुरू हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस जो प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था, वो दोबारा से रीअपियर होना शुरू हो जाएगा। और न्यूक्लियोलस की सिंथेसिस कहाँ से होगी? एक हमने रीजन किया था, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, वहां से न्यूक्लियोलस की सिंथेसिस होगी। तो क्या होगा? प्रोफेज से जस्ट अपोजिट हो रहा है स्टूडेंट्स, जो क्रोमोसोम्स है वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर्स डिसॉल्व हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस दोबारा से रीफॉर्म होना शुरू हो गए, दोबारा से अपीयर होने शुरू हो गए। और क्या होगा?
फर्स्ट जो स्टेप था उसमें क्या हुआ था, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन फाइबर्स की कंडेंसेशन हुई थी, जिसको हमने कहा था स्पाइरलाइजेशन। अब यहाँ से डीकंडेंस होना शुरू हो जाएगा, दोबारा से क्रोमोसोम सब क्या बना देंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स बना देंगे। तो दिस ऑल हैपेंस इन द टीलोफेज। टीलोफेज में भी अगर हम देखें डीएनए कितना रहेगा, वही 4C, क्रोमोसोम्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 8, यही टीलोफेज। अब ये तो हो गया स्टूडेंट, ऑल दिस इज कैरियोकाइनेसिस। नाउ कैरियोकाइनेसिस के बाद सेल किसमें एंटर करेगा, द सेल विल एंटर इनटू साइटोकाइनेसिस, उसको मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस सेल एंटर्स इन साइटोकाइनेसिस, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। नाउ दी हियर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमने स्टडी किया था एनिमल सेल में by group formation or furrow formation, और in plant cell by the method of cell plate formation। तो यहाँ हम एनिमल सेल का ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ क्या होगा, साइटोप्लाज्म में ग्रुप बनेगा फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। यहाँ इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है, दोबारा से न्यूक्लियोलस भी आ गए हैं, जो क्रोमोसोम से वो उन्होंने डीकंडेंस होकर क्या बना दिया है, क्रोमेटिन फाइबर्स। और फाइनली ये ग्रुप बीच में मीट कर जाएंगे और इस तरह से क्या बन जाएंगे, दो सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स। अब इधर से एक और चीज समझिए, ये पूरी सेल के अंदर डीएनए कितना था स्टूडेंट, 4C, क्रोमोसोम्स 8। यहाँ कितना है डीएनए, डीएनए इज 4C, क्रोमोसोम 8। अब ये डिवाइड कर गया दो सेल के अंदर, तो यहाँ एक सेल की अगर बात करें स्टूडेंट, तो डीएनए कितना हो जाएगा, 2C, क्रोमोसोम्स 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4। देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये पूरे दोनों का लिख रखा है। जब ये डिवाइड कर जाएगा एक सेल में तो एक ही न्यूक्लियस आएगा, एक ही सेल का डीएनए क्रोमेटिन फाइबर्स आएंगे। तो डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2C, क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 4C। यही इसके अंदर होंगे, डीएनए 2C, क्रोमोसोम्स 4, दोनों का कंबाइंड कर लेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो जो डॉटर सेल बनी है स्टूडेंट्स, उसमें डीएनए कितना है, 2C, क्रोमोसोम्स 4। चलिए अब पेरेंट सेल को देखते हैं, जहां से हमने शुरू किया था। पेरेंट सेल डीएनए 2C, क्रोमोसोम्स 4। यही तो कल हमने डिस्कस किया था कि माइटोसिस में डीएनए का कंटेंट भी सेम रहता है और क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहते हैं। दैट्स व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए हम स्टूडेंट माइटोसिस को क्या कह देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कह देते हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, क्या सिग्निफिकेंस होता है माइटोसिस का। तो नाउ वी आर राइटिंग द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। एक तो किसमें हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बॉडी की ग्रोथ होनी है, डेवलपमेंट होनी है, तो किससे होगी, थ्रू माइटोसिस। अगर रीजनरेशन में जो लॉस्ट बॉडी पार्ट हैं वो भी सिंथेसाइज होते हैं, तो वो भी किसके थ्रू होते हैं, थ्रू माइटोसिस। तो इन रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, थर्ड इट आल्सो हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। कोई घाव हो गया तो उसको हील करना है, तो भी सेल्स के अंदर क्या होगा, माइटोसिस। तो ऑल दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने बेसिकली माइटोसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं, उनको डिस्कस किया है। फ्रॉम दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। टिल देन आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और लर्न कीजिए।